हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। वो है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडिया हैज़ ऑलवेज फेस ट्रेड डेफिसिट एक्सेप्ट 1972 और 73 एंड 1976 टू 77 वेयर देयर वाज अ स्मॉल सरप्लस। यानी कि हर बार अगर हम बात करते हैं इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा ही क्या शो करता है, ट्रेड डेफिसिट शो करता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, जिससे कंपेयर करें तो एक्सपोर्ट से इंडिया ने एक्सपोर्ट कम किया और इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया, जिसकी वजह से इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज बाहर की कंट्री में चला गया और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ट्रेड डेफिसिट शो करने लग गया। तो इसमें यही कहा गया, इंडिया हैज़ ऑलवेज फेस ट्रेड डेफिसिट एक्सेप्ट 1972 टू 73 को छोड़ के और 76 टू 77 ईयर को छोड़ के हर साल इसने क्या किया है, ट्रेड डेफिसिट को शो किया है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ट्रेड डेफिसिट हैज़ बीन राइजिंग फ्रॉम प्लान टू प्लान विद द एक्सेप्शन ऑफ फोर्थ प्लान व्हेन द ट्रेड डेफिसिट डिक्लाइन। यानी कि बहुत सारे हमारे प्लान बने थे, हर एक प्लान में जो भी ट्रेड डेफिसिट था वो क्या होता गया, बढ़ता गया, राइज होता गया, लेकिन जो फोर्थ प्लान बना था उसमें ट्रेड डेफिसिट जो था वो डिक्लाइन हुआ था। ठीक है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट हैज़ बीन फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम प्लान टू प्लान। यानी कि जो ग्रोथ रेट था हमारा, जो भी एक्सपोर्ट होता था वो फिक्स नहीं था या स्टेबल नहीं था, वो फ्लक्चुएट करता था हर एक प्लान में, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। नेट इनविजिबल रिसीट्स हैव बीन पॉजिटिव। यानी कि जो नेट इनविजिबल रिसिप्ट थी, ठीक है, इनविजिबल यानी कि जो सर्विसेज होती थी, ऐसे सर्विसेज जो प्रोवाइड करते थे जिसको हम देख नहीं सकते थे, छू नहीं सकते, वो आती है हमारी इनविजिबल आइटम्स में। तो नेट इनविजिबल रिसिट्स जो थी वो कैसी थी, पॉजिटिव थी। ठीक है, क्योंकि उनसे पैसा हमारी कंट्री में ज़्यादा आ रहा था, इतना हम दे नहीं रहे थे। उसके बाद आता है हमारा फिजिकल डेफिसिट नॉट ओनली अफेक्ट ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी बट ऑल्सो इम्पैक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेटजी। यानी कि जो भी हमारी कंट्री का फिजिकल डेफिसिट होता था, फिजिकल डेफिसिट हमारी कंट्री की ग्रोथ या फिर स्टेबिलिटी को ही क्या नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता। फिजिकल डेफिसिट हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर स्टेबिलिटी को ही इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन इसका इम्पैक्ट, फिजिकल डेफिसिट का इम्पैक्ट हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेटजी पे भी उतना ही पड़ता है। अ स्ट्रेटजी टू इंश्योर करेक्टनेस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एज वेल एज फिजिकल इम्बैलेंसेस। यानी कि हमें कोई एक ऐसी स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए जिससे कि ना ही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो, बल्कि हमारा फिजिकल डेफिसिट भी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो फिजिकल डेफिसिट होता क्या है वो देख लेते हैं, ताकि जो कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर मनी देन इट टेक इट फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर रिवेन्यूज एक्सक्लूडिंग डेट। तो फिजिकल डेफिसिट अराइज क्यों होता है? फिजिकल डेफिसिट अराइज इसकी वजह से होता है कि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग तो बहुत ज़्यादा कर दी, एक्सपेंडिचर तो बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना रिवेन्यू आया नहीं, रिवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ठीक है, एक्सक्लूडिंग डेट। तो ये था हमारा फिजिकल डेफिसिट का पॉइंट, कि फिजिकल डेफिसिट अराइज होने की वजह से क्या होता है, सिर्फ हमारी ग्रोथ या फिर स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता इकोनॉमी की, बल्कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी पड़ता है। इसके लिए कोई स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए जिससे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो जाए और साथ ही साथ हमारा फिजिकल बैलेंस भी करेक्ट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि क्राइसिस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग 1990 टू 91 एंड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1991 टू 92। यानी कि कुछ क्राइसिस आए थे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में 1990 और 91 एंड 1991 और 92। यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई क्राइसिस आए थे। Crisis in balance of payment during 1990 to 1991 and in the first quarter of 1991 to 92 necessitate the mobilization of additional external fund in India to fill the gap which has been arising due to trade deficit। यानी कि क्राइसिस किस तरीके के आए थे कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो डेफिसिट शो करने लग गया, ट्रेड डेफिसिट शो करने लग गया हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, नीड पड़ी कि बाहर का पैसा हमारी कंट्री में आए। मोबिलाइजेशन ऑफ एडिशनल एक्सटर्नल फंड इन इंडिया टू फिल द गैप। यानी कि जो गैप अराइज हो गया था, गैप किस वजह से अराइज हुआ कि एक्सपोर्ट तो कम हो रहा है लेकिन इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक तरीके का गैप आ गया कि हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज तो इतना नहीं आ रहा है जितना हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं।
तो बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में फ़ंड आना चाहिए, तभी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बैलेंस हो पाएगा। लेकिन पैसा किस तरीके से आएगा बाहर की कंट्री से? दूसरी कंट्री वाले हमें लोन देंगे, या तो लोन से ही पैसा जो है रिकवर होगा, लेकिन हमें लोन नहीं लेना। किस तरीके से फंड आएगा? इन्वेस्टमेंट के रूप में आएगा। बाहर की कंट्री हमारी कंट्री से गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगी, यानी कि वो दूसरी कंट्री हमारी कंट्री से इंपोर्ट करेंगी और हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तभी हमारी कंट्री में पैसा आएगा। यानी कि इंडिया के अंदर क्या हुआ, क्योंकि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आए थे, जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991, जो कि जून में आई थी। ठीक है, जो कि जून में आई थी। इसको लाने का मोटिव यही था कि फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी और इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप किया जाए, लाया जाए। बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में आके एफडीआई करे, इन्वेस्टमेंट करे, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। इन जून 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, दैट इज़ नोन एज एलपीजी। यानी कि जून 1991 में एक पॉलिसी को लाया गया था जिसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको लाने का मेन मोटिव क्या था कि जो भी ट्रेड डेफिसिट है उसको रिड्यूस किया जाए, which has been introduced for mobilization of external fund in our economy in the form of export and FDI। यानी कि ये जो फंड्स था, हम कह रहे थे कि हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लाया, इसके अंदर क्या था कि जो भी एक्सटर्नल फंड्स था, जो भी फॉरेन एक्सचेंज था, उसको हमारी कंट्री में लाया जाए, हमारी इकोनॉमी में लाया जाए। किस तरीके से लाया जाए? या तो हमारी कंट्री से ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए, या फिर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि बाहर की कंट्री आके हमारी कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट करे। द टास्क ऑफ द गवर्नमेंट बिकम पर्टिकुलर डिफिकल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्विंडलिंग ऑफ इंटरनेशनल फेथ इन आर कंट्री। यानी कि हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, एफडीआई की बात कर रहे हैं, तो कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी बिना कुछ जाने किसी दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी। और उस समय हमारी कंट्री के ऊपर लोगों को इतना भरोसा नहीं था, इतना ट्रस्ट नहीं था कि वो आके इतना बड़ा अमाउंट हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर दे। The task of the government become particularly difficult in the context of the dwindling, means lack of international faith in our economy। यानी कि जो इंटरनेशनल कंट्री थी उनको हमारी कंट्री पे इतना भरोसा नहीं था, इतना फेथ नहीं था कि जो भी वो पैसा हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे उनसे उनको इतना इंटरेस्ट या फिर रिटर्न मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इन द एंड गवर्नमेंट कुड मोबिलाइज सब्सटेंशियल एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्स फ्रॉम द IMF, वर्क बैंक एंड द बायलेटरल डोनर्स, स्पेशली जापान। यानी कि जो भी हमारा बैलेंस और पेमेंट में क्राइसिस आए थे, या फिर जो भी ट्रेड डेफिसिट शो हो रहा था, उसको तो बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फंड्स लेके आई। कहाँ से फंड्स लेके आई? आईएमएफ से लेके आई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेके आई, वर्ल्ड बैंक से लेके आई, बायलेटरल डोनर। यानी कि बायलेटरल डोनर कौन है? जो कि जापान। उस समय पे जापान क्या था? बायलेटरल डोनर था, जिसके पास भी क्राइसिस आ जाते थे वो क्या करता था? लोन देता था। अब बात करते हैं डोनर कर। ठीक है, तो जापान ऐसे ही किसी को पैसा नहीं देता था, ये जो फंड प्रोवाइड किया जाता था ना, वो एक तरीके का लोन होता था। जो हमारी इंडिया वो थी, वो क्या करती थी, एक तरीके से लोन लेती थी, ताकि जो भी इंपोर्ट किया गया है उसकी रिपेमेंट कर सके। जो भी लोन लिया गया है उस लोन का यूज़ किया जाए इम्पोर्टेड गुड्स की रिपेमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारा इतना एक्सपोर्ट नहीं था, हमारे पास इतना रिवेन्यू नहीं आता था एक्सपोर्ट से कि हम वो सारा का सारा जो है इम्पोर्टेड गुड्स की रिपेमेंट में लगा दें। तो इसलिए हमारी कंट्री को क्या लेना पड़ता था? लोन लेना पड़ता था। अब क्या हुआ? लो लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू इंडिया। यानी कि जो भी हम लोन लेते थे ना, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस लेते थे दूसरी कंट्री से, या फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा था। ठीक है, रिजल्टिंग लार्जर पार्ट ऑफ अथोराइज लोन बीइंग इन अंडर यूटिलाइज। क्या होता था कि जो भी लोन लिया जाता था उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पार्ट जो था लोन का वो अंडर यूटिलाइज रह जाता था। ठीक है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही नहीं किया जा रहा था। रीज़न फॉर अंडर यूटिलाइजेशन इज टाइम लैग। यानी कि जो क्या रीज़न था जिसकी वजह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा था, दैट इज़ टाइम लैग बिटवीन कमिटमेंट एंड क्रेडिट अरेंजमेंट। यानी कि हमने कमिटमेंट तो कर दी, लेकिन उस समय क्रेडिट को अरेंज कर ही नहीं पा रहे थे। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगता था। जो भी हमने पॉलिसी बनाई और जो जब भी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर डोमेस्टिक बजटरी प्रॉब्लम इन प्रोवाइडिंग काउंटर पार्ट फंड। तो ये कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड की गई थी बाहर की कंट्री से। ठीक है,
क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि टाइम लैग हो रहा था। टाइम निकल जाना, टाइम लैग का मतलब टाइम निकल जाना कि जो भी कमिटमेंट की गई थी और जो भी क्रेडिट अरेंजमेंट की जा रही थी उसमें टाइम लैग हो जाता था। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता था, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस था, जिसकी वजह से भी हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, डोमेस्टिक बजट प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। ये कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था फाइनेंशियल असिस्टेंस जो भी प्रोवाइड की जा रही थी। USSR is major leading country for India's export as it includes so many countries but all the countries become separate from USSR। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि USSR एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूड थी। अब हमारा जो इंडिया है वो इन कंट्रीज को क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट में जो है कंट्री जो इंडिया है वो इन कंट्रीज को USSR को एक्सपोर्ट कर रहा था। तो इससे हमारे इंडिया के अंदर क्या आ रही थी, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था, अर्निंग हो रही थी, रिवेन्यू जनरेट हो रहा था। अब क्या हुआ ना कि जो भी बहुत सारी कंट्रीज इस USSR के अंदर इंक्लूडेड थी वो सेपरेट हो गई। अब उनके सेपरेट होने से क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे वो देखते हैं। इंडिया बिकम एक्सपोर्ट एडवर्सली, जो भी इंडिया का एक्सपोर्ट अच्छा खासा हो रहा था अब वो एक्सपोर्ट करना बंद हो गया क्योंकि जो भी कंट्रीज थी वो सेपरेट हो गई, जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया। द वीकनेस ऑफ BOP रिमेन, यानी कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो कुछ तो पहले से एडवर्स था। ठीक है, अब और भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और नीचे चला गया, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट अब उसके अंदर अराइज हो गए क्योंकि जो भी USSR कंट्रीज थी उनके साथ हमारी इंडिया का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा था क्योंकि उस USSR के अंदर बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूड थी। जैसे ही हमारी USSR के अंदर जो कंट्रीज थी वो सेपरेट हुई, किसी भी रीज़न की वजह से सेपरेट हुई हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो या फिर कोई वार वगैरह हुई हो, किसी भी वजह से जो सेपरेट हो चुकी थी कंट्री, इसका कारण इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया के अंदर, इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो ख़त्म हो चुका था इन कंट्रीज़ के साथ, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर से क्या हो गया, वीक हो गया। क्या रीज़न थे, पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, यानी कि हमारी इंडस्ट्री अच्छी नहीं थी या फिर एक्सपोर्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। क्या रीज़न था, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। इन्फ्लेशन होने का मतलब है कि हमारे कमोडिटी के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जब हमारी कमोडिटी की हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जो भी कमोडिटीज़ बाहर एक्सपोर्ट की जा रही थी, मान लो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो दूसरी कंट्री हमारी कंट्री से गुड्स क्यों परचेज़ करेगी, वो तो इसलिए परचेज़ कर रही थी ना क्योंकि हमारी कंट्री के गुड जो है कंपेरेटिवली दूसरी कंट्री से कम प्राइस पे अवेलेबल हो रहे थे, जिसको वो अपनी कंट्री में क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे और हमारी कंट्री उनको एक्सपोर्ट कर रही थी। हमारी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही थी जिससे कि हमारी कंट्री को अर्निंग हो रही थी। लेकिन जब प्राइस बढ़ जाएंगे हमारी कमोडिटीज़ के तो दूसरी कंट्री हमसे क्यों परचेज़ करेगी। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो वीक हो चुका था। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस अच्छा नहीं था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। फॉलिंग सपोर्ट फ्रॉम नेट इनविजिबल रिसीट, यानी कि जो नेट इनविजिबल रिसीट से हमें सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि हमारा जो नेट इनविजिबल रिसीट पॉजिटिव था, हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, चाहे वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो नेट इनविजिबल जो रिसीट थी वो भी क्या होने लग गई, कम होने लग गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी में और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो एडवर्सली शो करने लग गया। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे सैली इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट के। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और टॉपिक समझ में आ गया हो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। एमकॉम फर्स्ट ईयर के IBA 3 चैप्टर का ये जो है क्वेश्चंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।